हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जो आप लोगों के पास बीएड में एक सब्जेक्ट रहता है, उसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ये सीरीज़ जो आप लोगों के लिए यहाँ पे शुरू की गई है, जो भी टीजीटी कमीशन जिन भी स्टूडेंट्स ने देना है, टीजीटी आर्ट्स वाले, टीजीटी मेडिकल एंड टीजीटी नॉन मेडिकल, आप लोगों के अकॉर्डिंग जो है ये सीरीज़ जो है वो शुरू की गई है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स यहाँ पे रहते हैं, उस अकॉर्डिंग या जैसे जैसे स्टूडेंट्स का कहना होता है कि इस चीज़ के ऊपर जो है वो आपकी जो है वो क्लासेस लगाई जाएं, है ना, या इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आप लोगों का कुछ और भी होगा कि हमें इस चीज़ के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, क्वेश्चन को पढ़ना है, तो आप वो भी जो है वो कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। यहाँ पे आप लोगों के पास टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन जो है वो सभी पोर्शन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाए गए हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ये जो सेक्स और जेंडर वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपके पास जो है वो किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, इवन हम केवीएस की बात करें, सीटेट की बात करें, या हमारा जो यहाँ पे स्टेट के एग्ज़ाम है उनकी बात करें, तो ये वाला पोर्शन जो है ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, अगर किसी ने कोई ना कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास में। सबसे पहले हम जो है वो सेक्स और जेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या, किस चीज़ को रेफर करती हैं। जैसे आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जेंडर रेफर्स टू। ये जो जेंडर है ये किस चीज़ को रेफर करता है, यानी कि जेंडर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब मैक्सिमम लोग अगर इस चीज़ को देखते हैं, अगर हम हिंदी में बात करें ना, चाहे हम जेंडर की बात करें, चाहे हम सेक्स की बात करें, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, लिंग कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। तो कई बार क्या होता है ना, अब हिंदी में तो दोनों को सेम बोला जा रहा है, अब आपको क्या पता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने कौन सा पोर्शन को देखना है, आपने इंग्लिश वाले पोर्शन को देखना है कि हम जेंडर की बात कर रहे हैं या सेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम जेंडर की बात कर रहे हैं, जेंडर का मतलब क्या है यहाँ पर, जेंडर का मतलब है यहाँ पे देखो अलग अलग, कि जेंडर आपके काम के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड किया गया होता है। और जब हम सेक्स की बात करें तो उसमें मेल और फीमेल का जो है वो डिसाइड होता है कि ये जो है वो बॉय और गर्ल, ये मेल है ये फीमेल है, इस तरीके से हम उसको सेक्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर जेंडर के बारे में बोला है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जेंडर हमारा क्या है, यहाँ पर बायोलॉजिकल डिफरेंस है, सोशल रोल है, जेनेटिक ट्रेट्स है, फिजिकल स्ट्रेंथ है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सोशल रोल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जेंडर किस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि ये जो है वो लड़के के काम है, ये लड़की के काम है, यानी कि हम जो उसकी समाज में भूमिका है, समाज में उसका रोल है, उस रोल के अकॉर्डिंग हम जो है उसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि ये व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स रेफर्स टू, यानी कि जो सेक्स है, अब इसको हम हिंदी में इसको भी क्या कहेंगे, लिंग ही कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेक्स है। यानी कि जब हम कैसे देखते हैं, बायोलॉजिकली देखते हैं कि ये लड़का है ये लड़की है, आइडेंटिफिकेशन है उसकी, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेक्स कहेंगे। दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जेंडर इज अ डैश कॉन्सेप्ट। जेंडर एक कैसी अवधारणा है, नेचुरल है, फिक्स्ड है, सोशल है, बायोलॉजिकल है। तो जेंडर कैसी है, प्राकृतिक है, स्थिर है, सामाजिक है, जैविक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका जेंडर है, अभी हमने बात की थी इसके बारे में कि जेंडर जो है आपके पास एक समाज की अवधारणा है ना। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये हमारा सोशल एस्पेक्ट है। समाज में काम को देख के, खाना बनाने का काम किसका है, लड़कियों का है ना, और बाहर काम करने का किसका काम है, लड़कों का, है ना। इस तरीके से हम देखते हैं तो जो समाज की भूमिकाएं हैं, तो जेंडर एक सोशल कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोला जाता है कि बॉयज डोंट क्राई, कि लड़के नहीं रोते। अगर कभी लड़कों को रोना है तो हम बोलते हैं लड़के नहीं रोते, क्यों, तो वो जेंडर की इक्वलिटी को बता रहा है, स्टीरियोटाइप को बता रहा है, सेंसिटिविटी को बता रहा है, राइट को।
तो वो रूढ़िवादिता यानी कि स्टीरियोटाइप को बता रहा है कि बॉयज़ नहीं रो सकते हैं, खाना जो है वो लड़कियां ही बनाएंगी, लड़कियों का काम है चूल्हे में काम करना। तो वो स्टीरियोटाइप को यानी कि रूढ़िवादिता को जो है वो दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहां पर चलते हैं। जेंडर आइडेंटिटी डेवलप्स थ्रू। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि जो जेंडर है, आप यहाँ पर इसे जो है वो इंग्लिश की जगह यहाँ पे जेंडर को जेंडर ही लिख लिया है। आप यहाँ पर इसको लिंग भी कह सकते हैं कि लिंग पहचान विकसित होती है। तो वो कैसे, देखो बार बार हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि जेंडर हमारे पास सोशल कॉन्सेप्ट है ना, या सोशल अवधारणा, सामाजिक अवधारणा पर डिपेंड करता है। तो जो जेंडर की आइडेंटिटी है, जेंडर की पहचान है, वो डेवलप होती है किसके थ्रू? तो जेंडर की पहचान डेवलप होती है आपके समाजीकरण के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सोशलाइजेशन करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमने पहले जेंडर और किस चीज़ के बारे में, हमने जेंडर और सेक्स के बारे में देखा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकेंड पार्ट में जेंडर और सोशलाइजेशन के बारे में। जेंडर यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे, लिंग और समाजीकरण के रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी एजेंट और सेकेंडरी एजेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हमारी सोशलाइजेशन है यानी कि समाजीकरण, एक होता है इसमें प्राइमरी एजेंट और एक होता है सेकेंडरी यानी कि प्राथमिक समाजीकरण, और आपके पास जो है वो दूसरा आ जाएगा जो सेकेंडरी है। ठीक है, तो जो प्राइमरी है, प्राइमरी के अंदर फैमिली हमेशा हमारी प्राइमरी के अंदर आएगा, और जो स्कूल है वो हमेशा हमारा सेकेंडरी के अंदर आएगा। ठीक है, जो नेबरहुड है वो हमारा जो है वो कई बार जो है वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के। अगर स्कूल के साथ में नेबरहुड डाला है तो वो सेकेंडरी में कर सकते हैं हम, अगर फैमिली के साथ में नेबरहुड किया है तो हम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी एजेंट पूछा है, तो आपका जब फैमिली आ गया तो वो हमेशा हमारा जो है वो किस में आएगा, प्राइमरी एजेंट में। अगर सेकेंडरी एजेंट पूछा होता तो हमारा स्कूल आ जाना था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मीडिया शेप्स जेंडर रोल्स थ्रू। जो मीडिया है वो जेंडर रोल को दर्शाता है किसके थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, गेम्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू। तो मीडिया का काम क्या है, मीडिया किसके थ्रू जो है ये सारी चीज़ों को, जेंडर रोल को दर्शाता है। तो जो जो एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन जगह जगह पर दिए होते हैं, तो उनके थ्रू जो है वो जेंडर भूमिकाएं बनाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जेंडर रोल लर्निंग। जो जेंडर भूमिका सीखना वो कैसा है, कल्चरल है, कॉन्टिन्यूअल है, सोशल है या ऑल है? तो जेंडर रोल लर्निंग जब सीखी जाती है, जेंडर भूमिका जब सीखी जाती है, तो वो किसके थ्रू, ये कल्चरल भी है, आप कल्चर भी सीखते हो, कॉन्टिन्यूअल भी है, आप निरंतर भी कोई चीज़ों को सीखते हैं, सामाजिक भी है, समाज में सीख रहे हो। तो ऑप्शन नंबर डी सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्ल्स प्ले विद डॉल्स। जो गर्ल्स हैं वो गुड़िया से खेलती है, तो ये इक्वालिटी को दर्शाता है, सोशलाइजेशन को दर्शाता है, समाजीकरण को, पॉलिसी को दर्शाता है, या फ्रीडम को दर्शाता है कि लड़कियां डॉल के साथ में खेलती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे समाजीकरण यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि वो डॉल के साथ में खेल रही है, यानी कि उनकी सोशलाइजेशन हो रही है, किसी न किसी चीज़ का यूज़ करते हुए वो खेल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, पीयर ग्रुप टीचर्स। जो साथी समूह है वो किस चीज़ को दर्शाता है, किस चीज़ को सिखाता है? अब आप अपने दोस्तों के साथ में होते हो ना, तो वहाँ से क्या सीखते हो? जब हम दोस्तों के साथ में, अपने से बड़ों के साथ में मिलते जुलते हैं, तो वहाँ से हम अच्छा बिहेव सीखते हैं, यानी कि जेंडर बिहेवियर सीखा जाता है। पीयर ग्रुप जो है वो जेंडर बिहेवियर को सिखाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब हम जेंडर एंड स्टीरियोटाइप के बारे में बात करेंगे। जेंडर रूढ़िवादिता से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि रूढ़िवादिता क्या क्या होती है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, गर्ल्स आर वीक इन मैथ्स। लड़कियां, बोला जाता है कि लड़कियों का, आज के टाइम की हम बात करें अगर, तो लड़कियां हर लेवल पे, अगर हम बात करें हर फील्ड पे बात करें, तो वो हमेशा मतलब मैक्सिमम जो है वो अच्छी होती हैं, आगे रहती हैं, है ना। लेकिन एक मिथ है यहाँ पे, एक चीज़ बोली जाती है कि लड़कियां जो है, लड़कियों का मैथ्स जो है वो कमज़ोर होता है। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, ये हमारे पास यहाँ पर स्टीरियोटाइप को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जेंडर स्टीरियोटाइप लीड्स टू।
जेंडर रूढ़िवादिता से होता है। तो जेंडर रूढ़िवादिता से क्या होती है? फ्रीडम होती है, वायस होता है, इक्वालिटी होती है या मोटिवेशन होती है। तो जहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता होती है ना, वहाँ पर क्या होता है? पक्षपात होता है, वायसनेस होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीरियोटाइप अफेक्ट्स, जो रूढ़िवादिता है वो प्रभावित करता है किस चीज़ को? कि आपको क्या करियर का चयन करना है, आपके इंटरेस्ट को प्रभावित करता है, आपके सेल्फ एस्टीम को प्रभावित करता है, या सभी को? जो स्टीरियोटाइप है तो वो सभी को प्रभावित करता है। रूढ़िवादिता कहीं पर है तो हमने बोला कि वाइसनेस उससे आती है। तो अगर आपके जो मतलब बोला जाता है ना, एक लड़की है वो पढ़ने में बहुत अच्छी है लेकिन उसको अवसर ही नहीं दिए जा रहे हैं, तो यानी कि वहाँ पे उसका जो है वो क्या होगा? आत्मसम्मान जो है उसको प्रभावित करेगा वो। अगर किसी ने करियर का चयन करना है, उसका मैथ अच्छा है लेकिन बोला जा रहा है कि लड़कियों का मैथ अच्छा नहीं होता है, या उसका इंटरेस्ट जो है वो है लेकिन मतलब लोग सोच रहे हैं कि उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्या है यहाँ पे? ये सारी की सारी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जेंडर स्टीरियोटाइप आर क्रिएटेड बाय, जो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है उसको कौन क्रिएट करता है? तो रूढ़िवादिता कैसे बनती है? इसका एक रोल फैमिली भी प्ले करती है, सोसाइटी भी प्ले करती है, मीडिया भी प्ले करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता के बारे में बात करेंगे कि पैट्रियार्की मैट्रियार्की आपने सुना होगा कि क्या चीज़ है। तो पैट्रियार्की मीन्स यानी कि पितृसत्ता का अर्थ क्या है? जहाँ पर बोलते हैं ना ये पित्रात्मक समाज है, यानी कि पैट्रियार्की है ना, ये पितृसत्ता है। तो जहाँ पे मेल का डोमिनेंस होता है, जहाँ पर पुरुषों का वर्चस्व होता है, उसे हम पैट्रियार्की कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जो पैट्रियार्की है वो किस चीज़ के ऊपर जो है वो विश्वास करते हैं? पितृसत्तात्मक विश्वास, कि पुरुष जो है वो स्वाभाविक नेता है, मैन आर नेचुरल लीडर्स, या महिलाएं विज्ञान पढ़ सकती हैं, वुमेन कैन स्टडी साइंस, या बोथ जेंडर इक्वल हैं, या इक्वलिटी मस्ट प्रिवेल, की समानता ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि मैन जो है वो नेचुरल लीडर्स होते हैं। ये पितृसत्तात्मकता में विश्वास का कहना है। पैट्रियार्की लिमिट्स, जो पैट्रियार्की सीमित करती है किस चीज़ को? जो आपकी वुमेन्स की मोबिलिटी है, यानी कि वो काम करने के लिए इधर उधर जा सकती है, उनकी जो गतिशीलता है उसको वो लिमिट करती है, कम करती है पैट्रियार्की। क्योंकि पुरुषों से ही पुरुष प्रधान समाज है, वहाँ पे महिलाओं को इतनी ज़्यादा छूट नहीं है। एजुकेशन को कम कर देती है आपकी पैट्रियार्की लिमिट, डिसीजन मेकिंग को कम कर देती है। तो ये यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल करेक्ट आंसर होगा। जो पितृसत्ता है वो सीमित करता है, लिमिट करता है वुमेन्स की मोबिलिटी, एजुकेशन, डिसीजन मेकिंग सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में हम जाएंगे फेमिनिज्म के ऊपर कि फेमिनिज्म क्या है। बोलते हैं ना कि फेमिनिज्म पे भरोसा रख रहे हैं, यानी कि ये महिलाओं को ही ज़्यादा ये कर रहे हैं, फेमिनिस्ट हैं, है ना। तो यानी कि नारीवाद, तो नारीवाद का उद्देश्य क्या है यहाँ पे ये पूछा है। फेमिनिज्म एम्स एट वुमेन सुपीरियरिटी, की स्त्री श्रेष्ठता को दर्शा रहा है। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर समानता को दर्शा रहा है। मेल डोमिनेंस, पुरुष वर्चस्व को दर्शा रहा है। डिवीजन या विभाजन को दर्शा रहा है। तो फेमिनिज्म का मतलब है जहाँ पे स्त्रियों की श्रेष्ठता है। ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पे फेमिनिज्म का उद्देश्य पूछा है, ये नहीं पूछा है कि फेमिनिज्म होता क्या है, ठीक है, माय फॉल्ट। तो फेमिनिज्म का उद्देश्य है जेंडर की इक्वालिटी होनी चाहिए। नारीवादता का उद्देश्य है कि पुरुषों और स्त्रियों का दोनों में जो है वो समानता होनी चाहिए। अगर हम एक फेमिनिस्ट की बात करें तो वो हमेशा फीमेल के बारे में बात करता है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हो। जो फेमिनिस्ट पेडागोजी है वो किस चीज़ को प्रमोट करती है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। साइलेंस को, यानी कि चुप्पी को। नारीवाद शिक्षण बढ़ाता है। डायलॉग और पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। डर को बढ़ाता है। आइसोलेशन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो फेमिनिस्ट है, अभी हमने बोला कि वो इक्वालिटी को बढ़ाना जो है उसका उद्देश्य है। तो फेमिनिस्ट जो पेडागोजी है वो डायलॉग और पार्टिसिपेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें तो नारीवाद शिक्षण इस चीज़ को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिनिज्म चैलेंजेस, जो फेमिनिज्म है वो किसको चैलेंज करता है? इक्वालिटी को, पैट्रियार्की को, या आपकी साइंस को, या हिस्ट्री को? तो जो नारीवाद है वो चुनौती देता है पैट्रियार्की को, क्योंकि पैट्रियार्की में क्या बोला जाता है कि पुरुष प्रधान है, पुरुषों के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं। जो फेमिनिज्म है ना वो चैलेंज करता है आपकी पैट्रियार्की को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब हम हिडन करिकुलम के बारे में बात करेंगे कि हिडन करिकुलम क्या है, यानी कि छिपा हुआ कार्य पाठ्यक्रम। हिडन करिकुलम मीन्स, तो उसको क्या कहा जाता है? जो हिडन करिकुलम है, आपने ओबर्ट और कोवर्ट करिकुलम के बारे में भी पढ़ा होगा। तो जो कोवर्ट करिकुलम है उसको हिडन करिकुलम बोला जाता है, यानी कि जो अलिखित है, अनरिटन है, उसको बोला जाता है यहाँ पर हिडन करिकुलम। यानी कि जैसे करिकुलम में अकेडमिक चीज़ें मेंशन होती हैं कि ये चीज़ें करानी है, लेकिन जो नॉन अकेडमिक है वो सारी की सारी चीज़ें मेंशन नहीं होती हैं। तो यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो स्कूल में ही होती हैं लेकिन वो रिटन फॉर्म पे नहीं है, उनको हिडन करिकुलम के अंदर रखा जाता है। अलिखित संदेश हम उसे बोल सकते हैं, अनरिटेड मैसेज। एग्जाम्पल क्या है हिडन करिकुलम का, ये पूछा है। तो जो बॉयज़ लिफ्टिंग फर्नीचर की फर्नीचर उठाने को लड़कों को क्या कहा जाता है? राइटिंग होमवर्क गृह कार्य लिखने को कहा जाता है। न्यू चैप्टर बोला जाता है, यानी कि नया अध्याय। एक स्पोर्ट्स का पीरियड होता है, यानी कि खेल का पीरियड ये होता है। तो बच्चों से कोई काम करवाया जा रहा है ना, तो बच्चों से अगर हम कोई काम करवाएंगे तो उससे बच्चे की डेवलपमेंट भी होगी, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें। लेकिन ये मैंशनड नहीं है करिकुलम में, तो इसे हम हिडन करिकुलम के अंदर लिखेंगे। गृह कार्य की बात करें तो ये तो हमारे करिकुलम में होता ही है कि उसको होमवर्क दिया जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडन हिडन करिकुलम ट्रांसमिट, यह प्रसारित करता है। हिडन करिकुलम किस चीज़ को ट्रांसमिट करता है, आगे भेजता है? तो वो जेंडर रोल्स को भी करता है ट्रांसमिट, डिसिप्लिन को भी करता है, ओबीडियंस को भी करता है। जो हिडन करिकुलम है ये सारी चीज़ों को प्रसारित करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जेंडर वाइस इन टेक्स्ट बुक की बात करें कि पाठ्य पुस्तकों में जेंडर पक्षपात शामिल होता है, जेंडर पक्षपात दिया होता है। तो वाइस इन टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक पक्षपात का मतलब क्या है? जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेल के एग्जाम्पल लिए होते हैं, मोर मेल कैरेक्टर्स जो है वो शामिल किए होते हैं। समटाइम क्या होता है कि खाना बनाते हुए हमेशा महिलाओं को दर्शाया जाता है, और बाहर काम करने के लिए, ऑफिस काम करने के लिए जाते हुए या गाड़ी ड्राइव करते हुए हमेशा मेल को दर्शाया जाता है। तो ये भी जो है वो वाइसनेस जो है यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में इस तरीके से देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर फेयर टेक्स्ट बुक क्या शो करती है? जो जेंडर फेयर टेक्स्ट बुक होगी वो एक जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, साझा जिम्मेदारियों को दर्शाती हुई जो है वो यहाँ पे आपको दिखेगी। जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पे अगर बच्चे को खिलाने की बात है तो हमेशा माँ ही उसको क्यों खिलाए, बॉटल से दूध पिलाना है तो माँ ही उसको क्यों करवाए, एक पिता भी करवा सकता है। तो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है जेंडर फेयर टेक्स्ट बुक में हम शो कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। टेक्स्ट बुक इमेज इन्फ्लुएंस, चित्र प्रभावित करते हैं किस चीज़ को? जेंडर की आइडेंटिटी को, फूड हैबिट्स को, एज को, वेदर को। तो टेक्स्ट बुक के अंदर जो इमेज होती है वो प्रभावित करती है जेंडर की आइडेंटिटी को, कि ये इसकी आइडेंटिटी है कि ये जो है वो खाना बनाने का काम इसका है, बाहर काम करने का काम इसका है। तो टेक्स्ट बुक जो इमेजेस है वो इन्फ्लुएंस करती है जेंडर आइडेंटिटी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जेंडर इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस या जेंडर समावेशी प्रथाएं। तो जेंडर इंक्लूसिव क्लासरूम कैसे होते हैं? जहाँ पर सारे के सारे बच्चे जो है वो रेगुलर स्कूल में पढ़ें, सबको एक साथ में शिक्षा प्रदान की जा सके, सभी की एक्टिव जो है वो पार्टिसिपेशन हो, इक्वली सभी को ट्रीट किया जाए। तो जेंडर इंक्लूसिव क्लासरूम, इक्वल पार्टिसिपेशन होगी, सभी की समान सहभागिता होगी। सेपरेट करने की बात यहाँ पर नहीं की जाती है ना। बॉयज़ को ही प्रायोरिटाइज नहीं किया जाएगा, गर्ल्स को अलग नहीं किया जाएगा। इंक्लूसिव में हमेशा सबको साथ रखा जाता है। मिक्स्ड सिटिंग प्रमोट्स, जब हम मिक्स में बैठते हैं ना, मिश्रित बैठना किस चीज़ को बढ़ाता है? इक्वालिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को, साइलेंस को, फियर को। तो इकट्ठा जब बैठा जाता है ना तो वो इक्वालिटी को यहाँ पे बढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर ए। जेंडर सेंसिटिव टीचर अवॉइड्स, जो जेंडर सेंसिटिव टीचर होते हैं, संवेदनशील शिक्षक होते हैं, वो बचते हैं किस चीज़ से? बॉयज़ डोंट क्राई, कि लड़के नहीं रोते हैं, इस चीज़ से। इक्वल प्रेज से बचते हैं, मिक्स्ड ग्रुप से बचते हैं कि मिक्स ग्रुप किया जाए। एनकरेज गर्ल्स,
तो वो जेंडर जो सेंसिटिव बच्चे हैं, अगर सबको बराबर जो है वो प्रेज़ किया जाए, या यहाँ पे जेंडर सेंसिटिव होते हैं, तो जेंडर सेंसिटिव किस चीज़ से बचते हैं? वो रोने से बचते हैं। यहाँ पर शिक्षक किस चीज़ से बचते हैं कि बॉयज़ डोंट क्राई, कि बॉयज़ नहीं रोते हैं, इस चीज़ से बचते हैं कि वो रोएंगे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन स्कूल मीन्स, स्कूल में समान अवसर का मतलब क्या है? स्कूल में समान अवसर का मतलब इक्वल स्पोर्ट्स की पार्टनरशिप होगी या पार्टिसिपेशन होगी, जो भी वो किसी भी स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं इक्वली पार्ट लेंगे, इक्वली लीडरशिप होगी, इक्वली टास्क सभी को दिए जाएंगे। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है हर एक चीज़ में इक्वली उनको रखा जाएगा। तो ऑल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर एंड सोसाइटी। लास्ट के 5 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जेंडर और सोसाइटी के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जेंडर इज शेप्ड बाय, जेंडर बनता है किसके थ्रू? कल्चर के थ्रू, ट्रेडिशन के थ्रू, सोशल नॉर्म्स के थ्रू, सभी के थ्रू जो है जेंडर बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। जैसे डांस करने का है तो लड़कियां डांस करती हैं बोला जाता है ना, तो वो भी कल्चर को यहाँ पे बनाता है। ट्रेडिशन है, यहाँ पे अलग अलग ट्रेडिशन है, इनको निभाने का काम किसका है? सोशल नॉर्म्स है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी। जेंडर इनइक्वालिटी अराइजेज ड्यू टू, असमानता का कारण क्या है? पैट्रियार्की, स्टीरियोटाइप, जो सोशल नॉर्म्स है, तो बिल्कुल जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर असमानता या लिंग असमानता इन सभी के कारण हो सकती है। कि ये पितृसत्ता है ना, तो हमेशा पुरुषों की प्रधानता होगी। रूढ़िबद्धता है, ये मेल और फीमेल की ड्यूटीज़ हैं। सोशल नॉर्म्स है, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉलिसीज एंड राइट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन, नीतियां और अधिकार के रिगार्डिंग। आर्टिकल 14 इंश्योर, जो आर्टिकल 14 है अनुच्छेद 14, वो किस चीज़ को दर्शाता है? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ को वो दर्शाता है कि कानून के समक्ष सभी जो है वो समान होते हैं, कानून के समक्ष समानता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपके एक स्कीम भी थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना। ऑप्शन नंबर ए, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाना या प्रमोट करना। और यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन, आरटीई किस चीज़ को इंश्योर करती है? तो आरटीई इंश्योर करती है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। वहीं पर अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है वो 3 से 18 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने के बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे और भी ऑप्शंस थी आप लोगों के पास। एक चीज़ तो ये बोला था आरटीई 2009 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो इनमें ऑप्शंस को तोड़ा गया था अलग अलग, तो बी नहीं बोलेंगे। तो हमने बोला फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है। एज है आपके पास 6 से 14 वर्ष, और सभी को, लड़कियों का समावेशन होता है, इंक्लूजन होता है, वहाँ पे लड़कियों को सम्मिलित किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी के सारी ऑप्शन आपके इसके अंदर आएंगी। तो ये थे हमारे आज के 35 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में भी आप लोगों को जो है इसी सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तभी ये सीरीज़ आप लोगों के एग्ज़ाम तक जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।